नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 19 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस तथा इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में हू बहू देखने को मिल जाता है। हू बहू जी है ना, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और मिलती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जिनका भी फेज 11 का एग्जाम है उनके लिए मैंने आज से एक क्लास एक वीडियो जो है, जब तक एग्जाम चालू हो जाएगी, 26 तारीख से चालू है आई थिंक, तो 25 तारीख तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करते हैं कि यहाँ से भी आपको जो है गर्दा गर्दा कर दोगे एग्जाम में। यहाँ से भी जो वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ से भी आपको फायदा अवश्य मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन में घूमर, भांगड़ा, कथक और छऊ दिया गया था। तो इसमें से आप किसे सिलेक्ट करेंगे? देखिए छऊ को सिलेक्ट करना है और मैंने आपको बता रखा है कि छऊ सिर्फ उड़ीसा है नहीं, छऊ झारखंड में होती है, छऊ आपका उड़ीसा में होती है, मयूरभंज का छऊ, छऊ आपका जो है छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल में भी होती है। तो ये तीनों स्टेट है जहाँ पे आपको छऊ नृत्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली जो है पुरुष ही भाग लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोकेलिटी के हिसाब से महिला भी भाग ले लेते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये पुरुष प्रधान नृत्य है ना। इसके अलावा घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा की जाती है और गणगौर फेस्टिवल के मौके पे की जाती है। ठीक है, और ये मीना समुदाय के लोग जो है ना, उनकी जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। भांगड़ा ये पंजाब में की जाती है, ये बेसिकली पुरुषों का नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा है ना, तो गिद्धा जो है ये महिलाओं का है पंजाब के अंदर, और भांगड़ा जो है ये पुरुषों का नृत्य है। और मैंने ये भी बताया कि सीजीएल के अंदर ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो भांगड़ा शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो हेम्प से लिया गया है, HEMP हेम्प, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है भांगड़ा नृत्य की। इसका मतलब शायद भांग होता है। इसके अलावा कथक जो है, कथक जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो व्याख्या तो करना पड़ेगा, बीमारी है मेरी। तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है। जो भी महाराज सरनेम है वो मैंने बता रखा है कि आप कथक नृत्य के साथ इसको रिलेट कीजिए, जैसे आपका पंडित बिरजू महाराज है ना, जो भी महाराज है आपको इनमें ले चलना है। इसके अलावा जो लेडीज में है इनका नाम सितारा देवी है, ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा कलबेलिया, कलबेलिया जो है इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है, ये राजस्थान का है। कठपुतली भी राजस्थान से संबंधित है, ये भी नृत्य का एक फॉर्म होता है। पहली पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें ये नृत्य को दर्शाया गया है। गणगौर महोत्सव अभी भी बताया राजस्थान में होता है। चंग नृत्य ये भी राजस्थान में होता है। एक नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, ये भी राजस्थान के अंदर ही होती है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ त्योहार देख लेते हैं। नौखाई त्योहार है ना, ये नववर्ष त्योहार, नववर्ष तो त्योहार नहीं है, मतलब फसली त्योहार है नौखाई, तो ये भी उड़ीसा में होता है। नवकलेश्वर महोत्सव बहुत दिनों के बाद फिर से उड़ीसा में स्टार्ट हो रही है। धनु यात्रा त्योहार ये भी आपका जो है उड़ीसा के अंदर होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, ये भी उड़ीसा के अंदर होता है। छऊ अभी भी डिस्कस कर लिया। घुमरा, घुमरा भी उड़ीसा के अंदर होता है। देखिए घूमर जो है ये राजस्थान के अंदर होती है और घुमरा जो है ये ओडिशा के अंदर होती है। साथ ही साथ ओडिसी शास्त्रीय नृत्य तो आप जानते ही हैं, है ना। तो ये सब जो है आपका ओडिशा से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? भैया सेकेंड अशोक जो है ये कनिष्क को कहा जाता है। मैंने बता रखा है किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रखे थे। क्या बौद्ध धर्म से जो है बहुत ज्यादा लगाव रखने के कारण, या फिर इसे प्रचार प्रसार में जो है अपना समय व्यतीत कराना, या फिर जो भी किसी प्रकार से बौद्ध धर्म के जो है सपोर्ट के कारण जो है इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसे सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, सम्राट कनिष्क भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि सम्राट अशोक भी कहा जाता है ना। तो कनिष्क के समय में जो है चौथा बौद्ध संगति भी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन। कहाँ पे था? कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा मैंने 4 बौद्ध संगति बताया है। पहला आपका जो है अजात शत्रु के समय राजगीर में, दूसरा कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। मैंने माफ कीजिएगा, चौथा जो है कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में, तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और मैंने पांचवा भी बताया है। और पांचवा जो है बेसिकली बर्मा में हुआ था, लेकिन इंडिया में भी हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो मैंने बता रखा है। इसके अलावा
इसके अलावा जो कनिष्क से और क्या है, तो कनिष्क जो है ये किस वंश से संबंधित भाई, कुषाण वंश से। कुषाण वंश के संस्थापक आपको पूछा जाता है कुजुल कफडीसेस, है ना, कुजुल कफडीसेस, इसका ऐसे ही नाम है भैया, तो याद रख लेना है। कुजुल कफडीसेस जो है ये आपका कुषाण वंश के संस्थापक थे, ठीक है। भारत में सिल्क मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, सिल्क मार्ग, तो ये भी कनिष्क को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन 2 करोड़ बार एग्जाम में आ गया है, 2 करोड़ और 1वां बार जो है आपके एग्जाम में हो सकती है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का जो है वर्णन है। देखिए 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको हर दिन 10 तक, है ना, 10 तक जो है आपको मैं बताया हूं कि आपको याद रखना ही रखना है, ये काम आएगी जी, है ना, ये आपको जो है काम आएगी, है ना। तो 1 में तो सभी जानते हैं, है ना, इसके परिभाषा ही से स्पष्ट है। 1 में, 2 में क्या है, नागरिकता है, 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, 4 में क्या है, निजी तत्व है, 5 में क्या है, संघ है, 6 में क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रख लेना है टोटली, है ना। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका आंसर तो हो गया भाग 8, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक देखेगा, 239 से 242 तक देखेगा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये भाग 8 में है। देखिए अष्टम अनुसूची में जो है आपका जो है भाषा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अष्टम सूची में है न कि भाग में है, ठीक है। इसके अलावा भाग 5 में संघ है, जो 52 से लेकर 152 तक 151 तक का आर्टिकल जो है कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भाग 6 में, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, द स्टेट्स, ये कहां से कहां तक आएगा, 152 से 237 तक। मैंने ये भी बताया है कि इसे पकड़ने का तरीका क्या है। देखिए देश में सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट जो है ये सबसे बड़े नागरिक हैं इंडिया के, और तीनों सेना का प्रमुख भी होता है, संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल है शुरुआती इनिशियली, वो कौन सा है, 52। इसीलिए जो संघ की बात है ये 5 में, द यूनियन, है ना, तो ये 52 से ये स्टार्ट है, यानी राष्ट्रपति साहब का जो है गरिमा को ख्याल रखते हुए पहला आर्टिकल उन्हीं को अलॉट किया गया है। तो इससे भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कौन होते हैं ज्यादा, तो सबसे बड़ा, तो राज्य के अंदर जो है सबसे बड़ा जो होता है राष्ट्रपति, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है 153 से है, तो इन्हीं से जो है यहाँ से स्टार्ट किया गया है, 152 से 153 में राज्यपाल की बात करी गई है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, आपको जो है पकड़ने में काम आएगा जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है ये 52 से 151 के अंदर में ही आ जाएगा, 124 सुप्रीम कोर्ट का, है ना। इसके अलावा महान्यवादी 76 में, है ना, तो इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो राज्य स्तर की चीज है ये आपका 152 से 237 के बीच में आएगा, जैसे हाई कोर्ट 214 आ गया ना इसके बीच में, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी जो है नीति से तत्व, ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक की आर्टिकल के बीच में वर्णित है। और इसके बारे में ये भी याद रखना है कि कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपका डीपीएसपी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करते हैं भाई, 12 से 35 तक। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं, 6 है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अगला एक प्रश्न सिंपल सा पूछा गया था, गांधी जी, अच्छा ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है सोनू कुमार को जाता है भैया। सोनू कुमार को अभी बेचारा बस में है, और जितने भी क्वेश्चन हुए लगभग 21 से करीब क्वेश्चन जो है इन्होंने टाइप करके भेजा है एक मैसेज के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कुमार जी। और इन्होंने ये भी बताया कि आपके एनालिसिस और आपकी इस क्लासेस से मुझे काफी फायदा मिला, आभार व्यक्त करने के लिए शुक्रिया, है ना। तो गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है बंद कर दिया था, सब दिन समझाते आया हूं सिक्वेंसली, है ना। गांधी जी 1915 में लौटे। थोड़ा सा गांधी युग में आपको जरूर ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में 2-4 नंबर आपको फ्री का दे के जाते हैं गांधी जी, ठीक है। गांधी जी जो है बच्चों के लिए अच्छा काम किए, 2-4 नंबर जो है फ्री में ले लो मेरे तरफ से, है ना। देखिए सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कहानी दोहरा देते हैं। 1893 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। ये इनका फर्स्ट जो है विदेश टूर नहीं है, इनसे पहले भी वो गए रहते हैं विदेश, फिर आ जाते हैं, ठीक है। बैरिस्टर थे भाई, है ना। तो साउथ अफ्रीका गए 1893 में, है ना। किसके साथ गए थे, तो एक मुस्लिम व्यापारी जिनका जो कहीं केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उनके केस हैंडल करने के लिए गए थे। लेकिन वहां पे उनके साथ कुछ ऐसे बात हो जाते हैं, ट्रेन वाली घटना हो जाती है, जहां से ये राजनीति में कदम रखते हैं और राजनीति में ही सक्रिय हो जाते हैं। वहां भी काफी सारे जो है आंदोलन किए, है ना। उसके बाद 1915 में आ जाते हैं इंडिया, है ना। 1915 में इंडिया आते हैं। ये आते हैं 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को इसीलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह सेलिब्रेट किया गया, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था 2023 के अंदर, 9 और 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1915 में आते हैं। 1915 में आने के बाद 1917 में सबसे पहले बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति अंग्रेज ने लागू करवाया था, जहां पे 1/3 में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वहां का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण करते हैं बिहार आने के लिए, और बिहार जाके जो है इस समस्या से निपटारा दिलाता है। फिर गुजरात के खेरा आंदोलन होती है, जहां पे टैक्स की मामला होती है। टैक्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा था अंग्रेज, तो इससे निजात दिलाने के लिए वहां पे आंदोलन करते हैं, इसमें भी फायदा मिलती है। इसके बाद
अहमदाबाद सत्याग्रह, मिल मजदूरों के खिलाफ जो मिल मजदूरों के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह किए थे अहमदाबाद में। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं, है ना। उसके बाद 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जो पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे अंग्रेज जो है जल के मर जाते हैं। इसी घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। जैसे ही असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बंद होती है, बहुत सारे नेता अपने अपने पार्टी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बना दिया, एचआरए बना, हसरा बना। ये सब जो है इनके बाद ही होती है सारी की सारी घटना, ठीक है। इसके रिलेट करके याद रखेंगे, काफी दिन तक याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गांधी जी से जो भी आंदोलन का मैंने अभी बात किया, सिक्वेंसली यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो ये आपको जरा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने, अच्छा गांधी जी की कुछ किताब है जो आपको ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है। यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सभी के सभी जो है गांधी जी के पुस्तक हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गांधी जी साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी, ये भी ध्यान रखना है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 1932 में अम्बेडकर समझौता, गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में, पूना पैक्ट कहते हैं इसे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेजा था? सब दिन बताते हैं भाई, एकमात्र मुगल बादशाह जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था, ये कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कहां से लड़े थे? दिल्ली से। किसके साथ? बख्त खां के साथ, है ना। लड़ने वाले तो बख्त खां थे, लेकिन सपोर्ट मिल रहा था किसका? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का। और ये अंतिम बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह हुए इंडिया के अंदर। इसके बाद जो है मुगल सत्ता लगभग समाप्त हो गई और सारा कमान जो है अंग्रेज के हाथ में आ गए। अंग्रेज में भी कहां? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी जो व्यवस्था था ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां की इनके हाथों से इंडिया का सत्ता छूट के ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। यानी अब इंडिया का जो शासन व्यवस्था है ये ब्रिटिश सरकार हैंडल करने लगे इंग्लैंड से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो भाई जो यहाँ की शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कहना सही नहीं रहेगा इनको, है ना, इनको तो लॉर्ड कहो मत, तो कैनिंग है ना। और ये प्रथम वायसराय बना था, है ना, ये प्रथम वायसराय बना था। यही वो कैनिंग है जिनके समय में संथाल विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर के पठारी के आसपास, यानी झारखंड, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है वहां पे, ठीक है। तो छोटा संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, ये भी पूछा जाता है, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब रिलेट करके याद रखिए, है ना। इसके बाद इन्हीं मुगल बादशाह को निर्वासित कर अंग्रेज जो है बर्मा के रंगून में ले गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा किस गैस, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया है, नोबेल गैस कहे, इनर्ट गैस कहे, अक्रिय गैस कहे, ये सभी के सभी एक ही चीज होते हैं जी। और मैंने ये भी बताया कि जो नकारा बेटा रहता है ना, उस पर ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। तो जो अक्रिय गैस है ये आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाला समूह, यानी सबसे लास्ट वाला वर्ग 18 में रखा गया है अक्रिय गैस को, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, नियॉन, ये सभी के सभी अक्रिय गैस है। ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन दिया गया था, तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है ना। तो यही राइट आंसर हो जाता था। इसके अलावा 3 तलाक कानून में कितने साल की सजा आवंटित की गई थी? देखिए 3 तलाक कानून जो है मोदी गवर्नमेंट पास किए थे, तो इसमें 3 साल की सजा जो है कायम किया गया है। तो 3 साल की सजा होती है इसमें, तो सीधे सीधे बात है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे आया है कि हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? या तो ये क्वेश्चन था, या फिर हरदीप सिंह पुरी ने 2022 में कहाँ पर ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया? ये तो, या फिर तो ये क्वेश्चन था, या फिर हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू कश्मीर में किस चीज का जो है आधारशिला रखा है? इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अगस्त से लेकर अक्टूबर 2022 तक की बात है। तो हरदीप सिंह पुरी की अगस्त से लेकर 2022 तक की बात में, मतलब 2022 में अगस्त से अक्टूबर तक के ये 3 काम जो है मुख्य है ना। तो बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। फिलहाल मैं इन तीनों का जवाब आपको दे रहा हूं। जो सबसे पहले जो बायोगैस प्लांट का जो उद्घाटन किया, ये पंजाब के संगरूर में किया था, ठीक है। इसके अलावा
जो आपका मतलब खेल का पैरा खेल का जो उद्घाटन किया ये आपका दिल्ली में किया था। और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी ने जो आपका आधारशिला रखा था ये आपका यात्रियों के लिए जो है ये आधारशिला रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। तो तीनों बात आपको जो है ध्यान रखना। इन तीनों क्वेश्चन का आपका जो है यात्री निवास जम्मू कश्मीर और पैरा खेलों का आयोजन जो है दिल्ली में उद्घाटन किए और बायोगैस प्लांट का पंजाब में किए। बताइएगा कि क्वेश्चन एक्यूरेट क्या था। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? भैया 46 होती है। तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। वयस्क मनुष्य में हड्डी कितने होते? 206। बच्चे में ज्यादा हो सकता है ना। इसके अलावा मांसपेशियों की संख्या कितना है? कहीं कहीं 639 लिखता है, कहीं कहीं 642 लिखता है। तो ये 6 से 40 से 6 से 50 के बीच में आपको जो ऑप्शन दिखेगा मांसपेशियों वाले में आप आंसर टिक करके आएंगे आगामी एग्जाम में। इसके अलावा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी 24। मनुष्य में हृदय की कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले और 2 आलिंद। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के सामने जो टेम्परेचर होता है, मनुष्य में जो टेम्परेचर होता है समान टेम्परेचर, ये कितना होता है? 310 के लगभग 37 डिग्री सी, है ना। इसके अलावा 98.6 फारेनहाइट के करीब। ठीक है, तो ये सभी बात को जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर, इसे हिंदी में उरू कहते हैं। ये कहां पे होता है? जांघ के अंदर होती है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपिस। तो ये मनुष्य के बारे में थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक पहले भी पूछा जा चुका है, बताया हूं, ये देवानंद की पुस्तक है। उस समय देवानंद इतने स्मार्ट और फिल्म हिस्ट्री में ऐसा हीरो हुआ करता था कि कहा जाता है कि बहुत सारे हीरोइन जो है सुसाइड करने को तुल गई थी, मतलब इनसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो रोमांसिंग विद लाइफ जो है ये देवानंद की पुस्तक है, देवानंद साहब की। इसके अलावा अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास की, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फीफा किससे संबंधित है पूछा गया है। भैया फीफा का तो मैं जड़ी बूटी से लेकर और जो पैरासीटामोल तक सब कुछ बता दिया हूं आपको। तो फीफा जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में। मुख्यालय कहां पे है? ज्यूरिक, है ना। इसके अलावा फीफा 2022 कहां पे हुआ था? कतर के अंदर। विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस, है ना। आगामी जो फीफा होगा 2026 के अंदर ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, ये तीनों देश में कराए जाएंगे कंबाइंड रूप से 2026 वाली फीफा। इसके अलावा महिला फीफा जो 2023 में होगी ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा 2011 में जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भैया 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, फर्टिलिटी रेट, दशकीय वृद्धि, लिटरेसी रेट और जो भी है सभी मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको तो बता ही रखा, अब तक तो याद हो गया, मास्टर हो गए होंगे आप, है ना। 2011 में जनगणना लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो 943 है ना। जनसंख्या घनत्व जो है 382 है ना। फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 है। लिटरेसी रेट जो है 74.04 है। दशकीय वृद्धि जो है 17.64 है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जब स्टेट के अंदर घुसेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल का है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सबसे अधिक अर्बन जनसंख्या महाराष्ट्र में है, सबसे कम अर्बन जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। तो ये सभी बात ध्यान रखना। मैंने ये भी बताया है कि सिक्किम तीनों टर्म में जो है आंसर होता है, जैसे सबसे कम शहरी, सबसे कम ग्रामीण और सबसे कम जनसंख्या, तो तीनों का आंसर सिक्किम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा यूजलेस का सिनोनिम्स पूछ लिया था। भैया यूजलेस का मतलब क्या होता है? वर्थलेस, जिसका कोई मोल ना हो, है ना। तो वर्थलेस हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, एबेंडेंट हो जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब ओरिजिनल क्या होता है? देखिए सिनोनिम्स वो होता है जो मिलते जुलते आपको जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है उसको मारना पड़ता है। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल एसी आ गया है जी, तो एसी के सामने जो है पंखा क्या हो गया है? ऑब्सोलीट मैटर हो गया है ना, ऑब्सोलीट हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू कम कर रहा है ना। तो एसी हो गया आजकल नवीन, है ना, मॉडर्न, और पंखा क्या हो गया इसके सामने? ऑब्सोलीट हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित के पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनके लेखक संजय बारू है। कौन है? संजय बारू है। ठीक है, एक पुस्तक और है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये मोदी साहब की पुस्तक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, एक मनमोहन सिंह साहब के ऊपर, एक नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से नर्मदा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? देखिए मैंने हर बार पूछाता है भाई, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कहाँ से उद्गम होती है, डेल्टा बनाता है कि नहीं बनाता है, किस दिशा में बहती है, सहायक नदी क्या है, कहाँ गिरती है, ये सभी बात ध्यान रखना है ना। तो नर्मदा नदी जो है ये सबसे पहले तो सतपुरा रंज रेंज से के बीचों बीच से बहती है। ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। किस दिशा में बहती है? उल्टी दिशा में बहती है, यानी पश्चिम की तरफ बहने का काम करता है, पूर्व से पश्चिम, है ना। ये डेल्टा का निर्माण करती है? तो नहीं करती है, बताइएगा नहीं करती है। ये क्या बनाती है? एक्स सेंचुरी बनाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी जो हो जाएगी वरना हो जाएगी,
तवा हो जाएगी, कोलार हो जाएगी, उड़ी हो जाएगी, ये सब जो है इनकी सहायक नदी है। कहाँ गिरती है नदी? तो अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनिम्स। देखिए कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है? जटिल, जटिल, कंफ्यूज्ड, है ना। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? उल्टा पूछ रहा है तो सीधा इजी हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा। ये सब जो है उल्टा हो जाएगा, इसके मतलब जो आसान हो, है ना। इसके अलावा इसका जो अगर साइनोनिम पूछे कॉम्प्लिकेटेड का तो भैया परप्लेक्स्ड हो जाएगा। परप्लेक्स्ड मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड, है ना। इनिग्मा भी हो सकता है, कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। ऑर्डियस, ऑर्डियस मतलब थका देने वाला, उबाऊ, नीरस, फीका, इस प्रकार से, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के शासन कौन चलाते हैं आपसे पूछा गया है। तो भैया केंद्र शासित प्रदेश के शासन जो है ऐसा पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता है, शायद ये पूछा गया है। ठीक है, तो उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। जैसे दिल्ली का जो है इसे उपराज्यपाल कहा जाता है ना। और दिल्ली का उपराज्यपाल डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि कौन बने हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं और काफी बड़ा पोस्ट है दिल्ली के अंदर, है ना। तो उपराज्यपाल और प्रशासक कंबाइंड रूप से कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश में, जिसके हाथ से जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका ईडियम पूछा गया है, हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड। गो टू बेड मतलब सोने के लिए जाना, गो टू बेड जाना, है ना। हिट द हे का मतलब होता है गेट द सैक होता है ना, गेट द सैक, है ना। उसी प्रकार से इसका भी मीनिंग निकलता है गेट द सैक का। ठीक है, इसी प्रकार से हिट द हे का भी मीनिंग निकलता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है अर्थव्यवस्था में राजस्व कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जहां तक मेरी अनुमान है कि राजस्व बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में कितना कितना दिया गया था, जरा बताइएगा जरूर, है ना। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? भैया 26 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध, है ना। इस युद्ध के परिणाम क्या होती है? विजयनगर साम्राज्य की पतन होती है। हालांकि इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य पे जो चौथा वंश था अरबिदु वंश वो आया था, लेकिन पतन यहीं से स्टार्ट हो गया था। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश, सुलुप वंश बता ही दिए थे, है ना, संगम वंश, इसके अलावा अरबिदु वंश, ये 4 वंश हैं। इसके अलावा इरिटेट का सिनोनिम्स पूछा गया था। भाई इरिटेट मतलब क्या होता है ना, गुस्सा दिलाना, चिढ़ाना, इरिटेट करना, टीच करना, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंगर, वैक्स, एग्रावेट, है ना। तो ये सब जो है इनके सिनोनिम हो जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जहां चींटी निवास करती है उसे क्या कहा जाता है। भैया जहां चींटी निवास करती है उसे तो बॉबी कहा जाता है, बॉम्बी। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा था क्या ये, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हेजिटेशन वाला था जो मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपका एग्जाम है तो आप बताइएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपसे खेल से पूछा गया है कि खेल की शब्दावली से पूछा गया है कि ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ना तो मेरे पास शब्द है और ना ही उस खेल का नाम मिला है, तो आप लोग बताइएगा कि खेल से क्या क्वेश्चन आए थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 19 जून 2023 और आज जो है आज भी एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिनका भी एग्जाम बाकी है सभी फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि केरल के किस नृत्य शैली में स्वांग या मुखौटा बदल बदल कर पहना जाता है। ठीक है, तो ऐसे नृत्य शैली जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन में था कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया था। तो कोई विशेष बात नहीं है, ऑप्शन आप जो है एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका कथकली हो जाएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन कथकली राइट आंसर है। कथकली नृत्य शैली में मुखौटा का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैंने मोहिनीअट्टम में बता रखा है कि लॉर्ड विष्णु की जो है इसमें पूजा होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब मोहिनीअट्टम के रिगार्ड में। इसके अलावा भरतनाट्यम के रिगार्ड में क्या याद रखना है, भगवान शिव की आराधना इस नृत्य में होती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि नटराज स्वरूप जो प्रतिमा है ये इस नृत्य को दर्शाता है। साथ ही साथ जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और इनके 3 मुख्य स्टेप होते हैं, तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखना है। इसके अलावा थांगटा नृत्य के बारे में मैंने बता रखा है, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये मार्शल आर्ट जैसे होती है मणिपुर में थांगटा, है ना। कलारीपट्टू भी मैंने बताया है जो साउथ के मार्शल आर्ट के फॉर्म है, तो ये बात भी ध्यान रखना है।
केरल में एक कुमती डांस भी होती है जो मुखौटा लगाकर की जाती है, हालांकि ऑप्शन में नहीं था। अगर फोक डांस की बात करेंगे तो फिर कुमती हो जाएगा केरल के अंदर, और क्लासिकल डांस के अंदर मुखौटा की बात कर रहा है तो यहाँ पे कथकली हो जाता। ठीक है, एक युद्ध या मुखौटा नृत्य ही इनका नाम है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका लोसार भी होता है, मोपीन भी होता है और सालुंग भी होता है। ये सभी के सभी फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये चारों, तो इनको भी ध्यान रखेंगे, युद्ध, लोसार, मोपीन और सालुंग। देखिए लोसार जो है अरुणाचल प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी मनाया जाता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है बता रखा है मैंने, तो ब्लैक पैगोडा जो है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है जो ओडिशा के अंदर स्थित है। पालीताना का जैन मंदिर, आने वाले जिनको भी एग्जाम देना है टीसीएस की ध्यान रखें, पालीताना का जैन मंदिर ये गुजरात में है। माउंट आबू में भी एक जो है जैन मंदिर है, तो ये किसके है, राजस्थान में है, तो ये किसके हैं, जैन मंदिर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में, जहाँ पे एक जैन मंदिर है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात के अंदर स्थित है ना। मोढेरा से करंट सेक्शन से क्वेश्चन बना है कि इंडिया का 24x7 संचालित सौर ऊर्जा से कौन सा ग्राम है, तो ये भी आपका मोढेरा ही है। यहाँ पे सोलर सिस्टम से सब चीज चलती है ना। ये भारत का पहला गांव बना ऐसा, है ना। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर के अंदर है ना कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो इसे भी ध्यान रखना है। महादेव से स्पष्ट है कि ये भोलेनाथ की पूजा होती होगी। इसके अलावा सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो मौर्य सम्राट अशोका ने बनवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था जो तमिलनाडु में स्थित है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कुछ और मंदिर है जैसे विष्णुपद मंदिर, ये कहाँ पे है, गया के अंदर है, बिहार में। यहाँ पे पिंडदान कराने लोग जाते हैं जो जिनके पितृ मर गए रहते हैं। इनके अलावा ये विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये हम्पी के अंदर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा श्वेत रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, आज से नहीं ग्रुप डी से बताते आया इस चीज को, और मैंने प्रिज्म के सहारे इसकी जो है इमेज ड्रॉ करके भी बताया है। श्वेत रंग जो है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब आप एक प्रिज्म कांच का बना होता है, त्रिकोण होता है, त्रिभुज जैसा होता है, इनसे जब आप सनलाइट को पास करेंगे तो ये 7 भागों में बंट जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड रहते हैं और सबसे नीचे वॉयलेट रहता है। मैंने ये बताया था कि जो जितना ऊपर रहेगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ज्यादा होती है, और जो जितना नीचा रहता है उसका तरंग दैर्घ्य उतना कम रहता है। इस हिसाब से तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में मैंने रिलेशन बताया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसीलिए आपका खतरों का सिग्नल लाल रंग से ही क्यों बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन के आंसर है आपके पास, है ना। अब ऐसा नहीं कि लाल के बाद जो आएगा उसकी थोड़ा इसके लाल से कम तरंग दैर्घ्य होगा, फिर इसके नीचे जो आएगा उससे थोड़ा कम होगा, और सबसे कम होगा बैगनी का। तो बैगनी के जैसा ही आपका आसमानी रंग मिलता है, इसीलिए आसमानी का भी तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा फैक्ट है ये है कि लाल रंग जो है, यहाँ पे यही चीज मैं बता रखा हूँ कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं प्रकीर्णन को, जो जस्ट इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा लाल का और सबसे अधिक हो जाएगा बैगनी का। इसके अलावा मैंने 2 चीज और बताया है ऐसे रिलेट करने के लिए, चालकता और प्रतिरोधकता, है ना। चालकता और प्रतिरोध जिसकी अधिक होगी चालकता कम होगी, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, यानी चालकता जिसकी ज्यादा होगी उसकी प्रतिरोध कम होगी। इसीलिए आपका चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होता है सभी मेटल में, है ना। इसीलिए चांदी की प्रतिरोध सबसे कम होती है। ठीक है, इसके अलावा आयतन और घनत्व के बारे में भी मैंने रिलेशन बताया है। आयतन और घनत्व, आयतन अधिक होगा तो घनत्व कम होगा। ये अगर अधिक हो रहा है तो ये कम हो रहा है, ये अगर कम हो रहा है तो ये अधिक हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनती है कि जो आपका जल है, जो आपका वाटर है, इसका सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जल का अगर जो घनत्व है ये सबसे अधिक होता है। मीन सबसे कम आयतन 4 डिग्री सी पे ही होगा जल का। ठीक है, और जल से सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया कि क्या होता है जब जल को गर्म किया जाता है। नीचे 4 कथन दिए गए थे, आयतन बढ़ता है पहले, फिर लिखा था पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो दूसरा ऑप्शन सबसे सटीक है। आयतन पहले घटता है जल का 0 से 4 डिग्री तक, उसके बाद जैसे ही 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होती है जल का आयतन बढ़ने लगता है, यानी
खौलने लगता है। आप जल को डालेंगे कंटेनर में और गर्म करेंगे तो देखेंगे पहले नीचे की तरफ सिकुड़ रहा है, जैसे ही उसको टेम्परेचर खौलने तक मिलती है तब जो है वो फैलने लगता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं आयतन और घनत्व भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया जो मैंने कल ही जिक्र किया कि क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो कुछ ना कुछ कारण होता है भाई, तभी क्वेश्चन बनती है। ठीक है, इंडिया पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? परसों, यानी इससे पहले जब एग्जाम हुआ था तब पूछा था कि 1900 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। तभी मैंने बताया था कि क्यों पूछा ये, तो ये इसलिए पूछा क्योंकि 1900 ईस्वी में भारत जो है भाग लेना स्टार्ट किया था ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो आज दूसरे लैंग्वेज में पूछा तो हमारा कहा गया एक भी फैक्ट आपको एग्जाम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट आने की जो मैं बात कहता हूँ ये कोई जो है हवा में नहीं है, सीधे सीधे आती है जी, है ना। तो 1900 ईस्वी में जो है इंडिया पहली बार भाग लिया था और ये 1900 का जो ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस के अंदर हुआ था। और इत्तेफाक से मैंने ये भी बताया कि 2024 में जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये भी आपका पेरिस के अंदर ही कराए जाएंगे, ये भी फिक्स है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे करंट सेक्शन से, है ना। ओलंपिक की शुरुआत 1896 से एथेंस ग्रीक से हुआ था और भारत भाग लेना स्टार्ट किया था 1900 में। लेकिन 1900 में भारत का एक पूरा फौजी यानी पूरा दल नहीं गया था, पूरा मतलब क्रू नहीं गए थे, है ना, कुछ ही लोग गए थे। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा से होती है। उसी प्रकार से भारत यहाँ भी भाग लेना सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम से स्टार्ट करते हैं 1934 जो लंदन में हुआ था, जो मैंने कल या परसों के प्रैक्टिस सेट के दौरान कराया है, आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पिछला कॉमनवेल्थ गेम की बात कर ले तो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है, जहाँ पे भारत को 61 पदक मिला है। इन 61 पदक में 22 गोल्ड है, 16 रजत है और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज है। व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक इस ओलंपिक यानी 2022 वाले बर्मिंघम ओलंपिक कॉमनवेल्थ में सबसे अधिक जो है टेबल टेनिस स्टार शरद कमल ने 4 पदक जीता है, जिसी कारण इनको जो है 2022 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है शरद कमल को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बर्मिंघम इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था इसमें किस खेल के अंदर भारत को सबसे अधिक प्राप्त हुआ, तो कुश्ती के अंदर भारत को 12 पदक मिले, वहीं पे वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत को 10 पदक मिले। इन दोनों खेल में सर्वाधिक पदक जो है गेन किया भारत ने। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल की नंबर आती है। एशियाई खेल 1951 में स्टार्टिंग वाला जो शुरुआती सेशन था इसकी ही स्टार्टिंग नई दिल्ली से हुई, दिल्ली से हुई थी, नई दिल्ली कहना सही नहीं रहेगा, दिल्ली से हुई थी। दूसरी बार भी मेजबानी करते हैं भारत एशियाई खेल का 1982 में। ठीक है, इसके अलावा जो पिछला एशियाई खेल हुआ था 2018 में ये आपका हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, है ना, और 22 वाला डिले पीरियड में चल रहा है। राष्ट्रमंडल खेल जो है ये भारत में एक ही बार हुआ है 2010 दिल्ली में। तो ये सभी बात आपको जरूर ध्यान रखना है। एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, 2 बार एशियाई खेल हुआ है, ओलंपिक एको बार नहीं हुआ। क्रिकेट जो है अभी फिर से करंट वाला पूर्णतः मेजबानी 2023 में भारत को मिला है आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन फरवरी 2023 में संपन्न हुआ है। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रही है, इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर ले आऊंगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है ये भी बता रखा हूँ, है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सुन लीजिए, जिनका फेज 11 का एग्जाम है ना, 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था ये आपका गुजरात के अंदर हुआ था और यहाँ की जो विजेता है ये पूछे जाएंगे आपको। तो सर्विसेज टीम जो है यहाँ पे विजेता बना था सबसे अधिक गोल्ड जीतने के कारण। जो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे इनके शुभंकर का नाम सावज था, जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल भी इसी साल होना है 2023 में। ये तो 2022 में हुए तो 37वें होगा 2023 में। तो 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होगा ये आपका गोवा के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पीडीएफ में मिलेगा। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट कामों में है विलियम बेंटिक का। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन जो है राजा राम मोहन राय ने ही किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई
तराइन की पहली लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, पानीपत की तीनों लड़ाई, इसके अलावा सोमनाथ पे हमला 1025, ये सभी के सभी मैंने कॉमन वे में आपको याद करा दिया है। आगे का काम थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपका भी बनता है। तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो है ये 1192 में हुआ था, पीडीएफ में मिलेगा। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय हो गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में अगले ही साल होती है। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी। कैरेक्टर सेम थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब ही थे। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध 1565 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये विजयनगर साम्राज्य की पतन यहीं से स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजय हो गए थे। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में अकबर विजय हो गए थे। ठीक है। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, इसमें जो है अहमद शाह विजय हो गए थे। तो ये तीनों याद भी रखेंगे। इसके अलावा बाबर की जो 3-4 गो युद्ध है ये भी आपको ध्यान रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में है ना। इसके बाद जो है बाबर का खानवा का युद्ध हो गया। पानीपत, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। फिर चंदेरी का युद्ध हो जाएगा आपका 28 में, और 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हो जाएगा। तो ये दोनों बात ध्यान जरूर रखेंगे, है ना। तीनों चारों जो बाबर का युद्ध है, बाबर को कलंदर कहा जाता था। बाबरनामा के लेखक बाबर खुद हैं, जो आपका तुर्की भाषा में लिखे थे। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757, है ना, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब। बक्सर का युद्ध 1764, इधर से त्रिगुटी सेना, उधर से अंग्रेज हेक्टर मुनरो थे अंग्रेज के तरफ से, है ना। और इधर से त्रिगुटी सेना कौन, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के सेना। फिर भी जो है जीत किसकी हुई थी, मुनरो की हुई थी। एक अगला प्रश्न पूछा गया, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। भाई ये कोई छुपी हुई बात है। सोमनाथ मंदिर पे कई बार आक्रमण हुए, लेकिन जो 1025 की ऐतिहासिक आक्रमण हुए ये काफी इंपोर्टेंट रहा। तो मोहम्मद गजनी, है ना। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात के अंदर स्थित है सोमनाथ का मंदिर। इसके अलावा एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये वायलिन प्ले करते थे, है ना। एन चंद्रशेखर, एन मुरलीधरन प्रमुख वायलिन वादक हैं। और जो आपके छोटे मोटे किताब जैसे लुसेंट वगैरह में है वो यहाँ पे मैं समावेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी आपको याद करा चुका हूँ। ठीक है। इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खान, इसके अलावा जरीन शर्मा, उस्ताद अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सभी के सभी जो हैं सरोद के प्लेयर हैं। पंडित रविशंकर वगैरह, निखिल बनर्जी, ये सब सितार के प्लेयर हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश में संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। देखिए इसमें अगर लैंग्वेज में थोड़ा सा भी वास्तविक शब्द का इस्तेमाल किया होगा कि भाई देश में जो कार्यपालिका है इसके वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। लेकिन खाली संघ के प्रधान लिखे होंगे तब फिर राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि इसके लैंग्वेज में कितनी गहराई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में कार्यपालिका का प्रधान जो है प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान आपका कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रधान की बात करें जो इस पावर का यूज करता है, तो ये प्रधानमंत्री है। और राज्य के अंदर भी वास्तविक प्रधान की बात करें तो मुख्यमंत्री हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। इसके अलावा पादपों का सबसे जटिल उत्तक कौन सा होता है। देखिए भैया मैंने बता रखा है और याद करने की ट्रिक भी बता रखे हैं कि पादपों के 2 जटिल उत्तक होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको ज्यादा जटिल में गिनती दिया गया है। एक तो आपका जाइलम होता है और एक आपका फ्लोएम होता है। जाइलम जौ से जल, है ना, जौ से जाइलम, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, यानी जाइलम से जल का जो है प्रवाह होता है पादपों के अंदर, और फ्लोएम से फूड यानी खाना और पोषक तत्व की जो है प्रवाह होती है। इसके अलावा प्लांट कोशिका में सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो आपका एनिमल में नहीं पाया जाता है ना। सेल वाल किसके बने होते हैं ये भी बता रखा हूं, तो सेलुलोज के बने होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पौधों में शोषण कहाँ से होता है, तो हरा भाग से होता है। हरा भाग कहने का मतलब पत्ती से होती है। पत्ती में क्या होती है, रंध्र होती है। रंध्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहीं से आपका जो है पेड़ पौधों में शोषण का कार्य होता है। शोषण में पेड़ पौधे जो है ना, शोषण जो है दिन और रात दोनों समय करती है। तो रात के समय ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देता है पेड़ पौधे, इसीलिए रात के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय एनिमल के जैसे ही शोषण ट्रीट करते हैं पेड़ पौधे भी, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है, जो फोटोसिंथेसिस है, ये आपके दिन के समय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। तो रात के समय जब सूर्य भगवान नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की घटना भी नहीं होगी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा
मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार, यानी कहने का मतलब है कि 2021-2022 में भारत के किस पड़ोसी देश नेबर का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था मानव विकास एचडीआई में। तो एचडीआई रैंकिंग में अगर उस साल की बात करें तो भारत को 132वां स्थान मिला था, है ना। भूटान को 127वां स्थान मिला था। बांग्लादेश को अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये 100 से नीचे वाला है बांग्लादेश, मान लीजिए 90 वाला है। और श्रीलंका को 73वां स्थान मिला था, है ना। तो भैया इन सभी को देखते हुए श्रीलंका राइट आंसर करना पड़ेगा। श्रीलंका की सबसे कम रैंकिंग थी, जिसकी जितनी कम रैंकिंग होती है उतना अच्छा प्रदर्शन माना जाता है। 2021-2022 में श्रीलंका की जो एचडीआई में रैंकिंग थी ये 73वां था। तो राइट आंसर इन तीनों देशों के अनुसार, क्योंकि भूटान का 127, बांग्लादेश को 100 से नीचे है लेकिन 73 से ज्यादा है, मुझे जितना कंफर्म है ना। तो श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा और भारत को 132वां स्थान मिला था, ठीक है। उसी के बाद श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति वगैरह सबको पद छोड़ना पड़ा था। तो पता नहीं इतना जल्दी क्या उलटफेर हो गया वहां पे। इसके अलावा श्रीलंका इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से टॉप पे, ये मैंने लिख रखा है अपने भाषा में ताकि आप आंसर समझ सको कि क्यों हुआ श्रीलंका आंसर। इसके अलावा श्रीलंका से कुछ क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में, जैसे श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ये सीजीएल में 3 बार तो मैंने खुद ही अटेंड कर चुका है। तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुए थे अंग्रेज के चंगुल से। इसके अलावा श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह है, एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास, एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा पास श्रीलंका में है ना। इसके अलावा श्रीलंका द्वीपीय देश है। श्रीलंका में सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोली जाती है, सिंहली और तमिल। श्रीलंका और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, पाक जलडमरू मध्य, राम सेतु और आपका जो है मन्नार की खाड़ी। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए मान्यता प्राप्त जनगणना कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज जा रहा है कि जो ट्रांसजेंडर के लिए इस बार आम रूप में, जैसे आप एक मतलब महिला और पुरुष को इंक्लूड करते हो, ऐसे ट्रांसजेंडर को जो दर्जा दिया गया है, ये 2021 में जो जनगणना अंडर प्रोसेस है, इसमें ऐसी बात करी गई है कि भाई इनको भी पूर्णतः दर्जा दिया जाए, इनको भी गिनती किया जाए, है ना। इससे बताइएगा कि इसके ऑप्शन में क्या क्या थे, है ना। इसके अलावा काफी दूर का था क्या, या फिर 2011 का भी था क्या, है ना। इसके अलावा ए डैम ऑफ डजन, ए डैम ऑफ डजन इंग्लिश में एक फ्रेज पूछ लिया गया है आपसे, इडियम एक्चुअली, है ना। तो ये आपका पूछा है, इसका मतलब होता है एकदम साधारण, एकदम सिंपल। ऑर्डिनरी ऑप्शन में हो सकता है, ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी, इसका भी मीनिंग एकदम सिंपल होता है, सिंपल का भी मीनिंग एकदम सिंपल होता है। तो ये डैम ऑफ डजन का मतलब होता है ज्यादा लहक चहक नहीं, एकदम मतलब नपी तुली सिंपल होना, है ना, सादा होना, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें कोर्स भी ऑप्शन में है, COARS, कोर्स, इस प्रकार से। तो कोर्स मतलब भी घटिया होता है, जो ज्यादा नवीन न हो, पुरातन टाइप का हो, घिसा पिटा हो, तो उसे भी ये डैम ऑफ डजन कह सकते हो। तो डिपेंड करता है कि सबसे नजदीकी मीनिंग क्या था इनके ऑप्शन में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एडवोकेट जनरल से संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि जिस प्रकार से केंद्र में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से किसी भी राज्य के अंदर उस राज्य के लिए एडवोकेट जनरल, है ना, होता है ना। ये सबसे बड़ी कानूनी अधिकारी होती है राष्ट्र स्तर पे एडवोकेट ऑफ जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और जो राज्य स्तर पे एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो जो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता कहते हैं इसे, महाधिवक्ता, आप जानते हैं ना, वकील को एडवोकेट कहते हैं, है ना। तो उसी से बना है ये। तो यदि महाधिवक्ता कहा जाता है, तो राज्य के अंदर महाधिवक्ता की जो आर्टिकल है 165 है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो गवर्नर ही करते हैं, यानी उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। भारत की जो महान्यवादी होती है यानी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू करके, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से जो है संबंधित है, अभी 15वीं वित्त आयोग चल रही है जिसकी अध्यक्ष NK सिंह है ना। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है, जो लोक लेखा की जो है कार्यभार अपने हाथ रखती है, हिसाब किताब, है ना। इसके अलावा समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है, तो भाई 1000 ग्राम समुद्री वाटर अगर आप लेंगे तो इससे 35 ग्राम नमक मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 1/3 तो मतलब बहुत ज्यादा नमक है। अगर मैं 10 लीटर वाटर ले लूं तो लगभग जो है 10 जो है आपका जो है 350 ग्राम, यानी 1 पाव से ज्यादा नमक मिल जाएगा, यानी एक बाल्टी में आधा किलो नमक हमें आराम से मिल सकती है। तो इस प्रकार से समुद्री जल की लवणता जो है दर्शाया गया है, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम होता है। इसके अलावा मानचित्र पर 2 समान लवणता वाले जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइट
आइसोलाइन रेखा कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। समान गहराई वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। समान गर्म वाले रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, थर्म मतलब गर्मी होता है ना, तो ये भी ध्यान रखना है ना। समान वर्षा वाले रेखा को मिलाने वाली लाइन को कंटूर लाइन कहते हैं या आइसोहाइप्स कहते हैं। देखिए ये बड़ा ही क्लूटी क्वेश्चन है। अगर वर्षा वाला पूछता है आपको कि मानचित्र पे दो समवर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये रेखा है, तो इस रेखा को या तो कंटूर कहिए या फिर आइसोहाइप्स कहिए, ठीक है, आइसोहाइप्स, हाइट नहीं कहना है, आइसोहाइप्स, ओ माफ कीजिएगा, समान ऊंचाई वाले को आइसोहाइप्स कहा जाता है, ठीक है, समान ऊंचाई वाले को आइसोहाइप्स कहा जाता है और समवर्षा वाले को आइसोहाइट कहते हैं, ठीक है। तो हाइट से आपको लगता होगा कि ऊंचाई वाला है, लेकिन जी नहीं, आइसोहाइट रेखा जो होती है वो समवर्षा को दर्शाता है, जिसे कंटूर भी कहते हैं, और सम ऊंचाई वाले को दर्शाने के लिए आप आइसोहाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसीलिए बताना उचित समझा, नहीं तो हाइट देख के बच्चे सम ऊंचाई मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, तो हाइट वाला मार देगा, जो गलती हो जाएगा, जो वर्षा के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हाथी मृत्यु रिपोर्ट, हाल में ही किस राज्य ने हाथी मृत्यु रिपोर्ट का जो है उजागर किया है या फिर परीक्षण किया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो तमिलनाडु अगर ऑप्शन में है तो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रगल होता है ना, स्ट्रगल मतलब जूझना किसी भी परिस्थिति से, तो इसका आपका सिनोनिम पूछा गया है, तो बैटल हो जाएगा, कॉम्बेट हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आज है आपका 19 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं, जो आपको जो है आने वाले एग्जाम में काम करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, इसीलिए थोड़ा कम एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा आपको। पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सारा एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड ही रहेंगे। पहला एक प्रश्न पूछा गया, अलकनंदा और धौली गंगा किस स्थान पे मिलती है। देखिए अलकनंदा से जनरली भागीरथी का मिलन स्थल पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा पूछा गया है, जो आपका विष्णु प्रयाग में मिलने का काम करता है। अलकनंदा और भागीरथी भी मिलते हैं, जो देव प्रयाग में मिलते हैं, और इन्हीं दोनों संयुक्त जलधारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। जब यही गंगा आगे आती है तो सबसे पहले इसे राम गंगा नामक नदी जो है उत्तराखंड में मिलती है उत्तर की तरफ से, और इस प्रकार जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी बनती है रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड के अंदर, जिसे हम पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इससे भी पहले पास्ट में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा नदी के बारे में मैं गंगा नदी तंत्र को समझा चुका हूँ। जब आगे जाते हैं तो सरयू है ना, कोसी बिहार के अंदर, फिर महानंदा इंडिया के अंदर लास्ट उत्तरी छोर से। इसके बाद अगर साउथ की तरफ से देखें तो आपका यमुना मिलता है, सोन मिलता है। ये सब आपका साउथ की तरफ से जो है गंगा में आके मिलने वाली नदियों में से है। इसके अलावा जो है गंगा नदी फिर बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाने से पहले कोलकाता के अंदर ये फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक भाग जो आपका कोलकाता में रह जाता है इसे हुगली कहते हैं, और जो आपका बांग्लादेश में चला जाता है इसे पद्मा कहते हैं। तो आई होप आप गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पे जानते हैं। ये गंगा नदी की टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, इंडिया में फॉलो होती है, और ये देश की सबसे लंबी नदी है जो इंडिया में फॉलो होती है और इंडिया से ही ओरिजिनेट होते हैं। इसके अलावा गंगा जो है देश की राष्ट्रीय नदी भी है, और गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन नदी जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसके अलावा जो आपका गंगा सफाई कार्यक्रम है, इनका नाम नमामि गंगे दिया गया था, जो आपको 2014 में आया था। तो ये था आपका गंगा नदी पे थोड़ा सा थेसिस। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रथम अंडर वाटर ट्रेन 1984 ईस्वी में जो है किस राज्य में चलाया गया, या फिर ऐसा पूछा गया था कि प्रथम भूमिगत मेट्रो कहाँ चलाया गया, है ना। तो सबसे पहले जो है भारत में मेट्रो ट्रेन जो है आपका कोलकाता में चलाया गया था, है ना। तो ये सीधे सीधे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अभी अभी हाल में ही मेट्रो का उद्घाटन करने की बात चल रही है, ये मुंबई के हार्बर लिंक में चल रही है। इसके अलावा जनन क्षमता की कमी किस विटामिन के कारण होती है, इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से थी कि औरतों में बांझपन की जो आती है समस्या, ये किस विटामिन के कमी के कारण आता है। सब दिन बताते आया हूँ, ये विटामिन ई के कमी के कारण आती है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से आँख की बीमारी होती है। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इसके कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी को जो भी सिट्रस फल होते हैं,
विटामिन सी के अच्छा स्रोत होता है। अच्छा, विटामिन बी 12 में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूड़ों से खून आने लगती है, त्वचा में झुर्रियाँ आने लगती है, बाल पकने लगती है, त्वचा की जो कसाहट है वो कम हो जाती है, यानी लूज हो जाती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल है ना, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से हड्डी की रोग होती है, रिकेट्स या फिर ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होती है। विटामिन ई के कमी को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो ये सब बात ध्यान रखना है। विटामिन एच भी है ना, जिसे आपका बायोटीन कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटीन के कमी से जो है क्वासी-योरकर नामक बीमारी होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन के कमी से शुगर बीमारी होती है ना। बिलिरुबिन के बढ़ जाने से पीलिया हो जाती है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनमें से कौन सा त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है? अब डिपेंड करेगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था। वैसे केरल में बिशु, मकरविलक्कू, ओनम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुमती इत्यादि जो है ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसके अलावा जो कलारपट्टू है, जो आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। जो क्लासिकल डांस है ना, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज पूछा गया था कि किस प्रकार के डांस शैली में मुखौटों का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये कथकली हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसके अलावा कुमती डांस जो केरल में होता है, इसमें भी मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, ये सब महाराष्ट्र के अंदर होने वाली प्रमुख नृत्यों में से हैं। इसके अलावा एक लेजिम है, लेजिम ये भी महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका फुगरी है, ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका शिवाजी उत्सव है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर होती है। एक आपका गणपति उत्सव है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर होता है। नीचे वाला जो दो है, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, इसे शुरू करने का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सालुंग, मोपिन, ये जो त्यौहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, साथ ही साथ लोसार है। लोसार में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जो है लद्दाख, ये तीनों जगह मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट वाला आजकल ज़्यादा चल रहा है, थांगटा। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट वाला जो है नृत्य है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियन ट्रैक साइक्लिंग, इसकी जो है कहाँ पे 2022 में कराया गया था, इसका मुझे आंसर पता नहीं है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। तो फिर मैं आने वाले शिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो जरूर दूंगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में ये कहाँ पे हुआ है? अमेरिका के ओरेगन में, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? भारत, दिल्ली में, जहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिले हैं। ये 4 गोल्ड जीतने वाले भारत की वीर महिला कौन है? तो ये आपका नीतू घनघट, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन, इन्होंने 4 जो है गोल्ड यहाँ पे प्राप्त किया है। इसके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महिला वाले में और बात करेंगे तो आईसीसी अंडर 90 आईसीसी, है ना, प्रथम महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। विजेता बने थे इंडिया, उप विजेता बने थे इंग्लैंड, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे महिला वाले प्रतियोगिता में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, प्रतिदिन एक आदमी को औसतन कितने लीटर पानी की खपत की अनुमति है? तो 50 लीटर पानी जो है खपत होती है। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य, ये भी पूछा जाएगा आने वाले समय में, जो एग्जाम्स आप देंगे वो गोवा है। भारत का पहला हर घर जिला वाला जिला जो है ये आपका बुरहानपुर है ना। एक प्रश्न आपका मिशेल ओबामा का पूछा गया था। मिशेल ओबामा जो है ये बराक ओबामा की धर्मपत्नी है, इनके द्वारा लिखा गया किताब है बिकमिंग, है ना। बिकमिंग जो है इन्होंने ही लिखा है, तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिकमिंग हो जाएंगे। एक से अलग ज़्यादा किताब भी लिखे हैं इन्होंने। बराक ओबामा भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, है ना, जिसमें से एक इनका प्रमुख है द ऑडेसिटी ऑफ होप, है ना, इस प्रकार की पुस्तक है। ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नादिर शाह भारत से कब गए थे? भैया नादिर शाह जो है भारत से 1739 ईस्वी में कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस, कोहिनूर हीरा और तख्ते तौस, है ना, तख्ते तौस जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है ना, मयूर सिंहासन कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन को कौन बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और इस पे बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह, बनाने वाला शाहजहां। इसको ले कौन गया? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के रहने वाले थे? ईरान, फारस के रहने वाले थे, जो 1739 में भारत से चला गया, ये दोनों ही बेशकीमती चीज लेकर, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा।
इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा। स्वराज पार्टी की गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। सार्क की स्थापना 1985। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये 1985, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है और वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं, है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इस प्रकार से, है ना। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 किस देश में होगी या हुई है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। देखिए एशियन गेम जो है ये 2022 में डिले हुआ था, कोरोना के चलते इसकी टाइम बढ़ाई गई है। तो ये एशियन गेम्स 2022 जो है ये चाइना में होगा, चाइना के गुंजवाओं, है ना। एशियन गेम 2018 जो है ये इंडोनेशिया में हो चुकी है। एशियन गेम की शुरुआत 1951 नई दिल्ली से हुई थी, शुरुआती संस्करण की। फिर बाद में भारत को सेकेंड टाइम मेजबानी करने का भी मौका मिला 1982 में। मैंने बता रखा है 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करी और 2023 में हम पूर्णतः मेजबानी करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल का आयोजन भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। कलबेलिया किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो भैया ये राजस्थान का नृत्य है। इसे गुलाब सपेरा का नृत्य कहा जाता है। गनगौर, पनिहारी, घूमर, कलबेलिया, कठपुतली, ये सभी के सभी राजस्थान से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, आपसे पूछा गया है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है ये सरोद से है, मैंने आज ही बताया था। उस्ताद अमजद अली खान, जरीन शर्मा, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सभी के सभी सरोद से संबंधित है। इसके अलावा भारत में पहली बार गरीबी रेखा का आकलन या अनुमान किसने लगाया था? देखिए मैं ये बार बार आपसे कहते आया हूँ कि देश में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रीय आय और गरीबी नहीं था, ये राष्ट्रीय आय था, ठीक है। ये राष्ट्रीय आय था, ठीक है। इसे राष्ट्रीय आय कर लीजिएगा, और है ना राष्ट्रीय आय पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले जो है ये दादा भाई नौरोजी लगाया था। वैसे गरीबी से भी इसका रिलेशन है, ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाया, है ना। इसके अलावा धन अपवहन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, धन का अपवहन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार जो है धन लूट रहे हैं, तो ये भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान इन्होंने ही लगाया था, है ना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी ही लिखे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपको अंग्रेजी के अंदर एक तो सब्जुगेट का पूछा गया है, सब्जुगेट, है ना, सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन कर लेना, हड़प लेना, है ना। तो इसका उल्टा पूछा गया था, तो लिबर्टी हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट मतलब भी स्वतंत्र करना होता है। इसके अलावा आपका फ्री कह सकते हो, फ्री, है ना। कॉन्विक्ट मतलब आरोप लगाना, है ना, इसका मतलब सिनोनिम हो सकता है सब्जुगेट का, है ना। तो ये सब जो है आपका आज के एग्जाम में आया था। जो भी क्वेश्चन छूट गए मैं कल के शिफ्ट में इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल इतना ही, थर्ड शिफ्ट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।